Good morning, students. Today we will discuss about the social behavior in insects. I am Dr. Deepak Kumar from KKM College. I am assistant professor in zoology there. This is the topic from the graduation first year, second paper, wherein we have to know about the social behavior in insects. So we will discuss about some of the insects, some of the advanced insects which shows social characteristics, shows social organization. ओके तो हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है, कुछ सोशल इंसेक्ट्स के बारे में बात करनी है जो कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो हम डिटेल में बात करें उससे पहले हम इसके ओरिजिन और इसके रूट वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो सोशल जब हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, है ना, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, तो वो किस में आता है? वो आता है इथोलॉजी में। इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। क्या है? किसी भी एनिमल के बिहेवियर के बारे में अगर हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसको इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। इथोलॉजी की शुरुआत डार्विन साहब से मानी जाती है। डार्विन साहब जब ऑब्जर्व कर रहे थे एनिमल्स के बारे में, एवोल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने इथोलॉजी, उनके बिहेवियर को भी स्टडी किया था। ठीक है। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इथोलॉजी को फिर एडवांस रूप में मॉडर्न फॉर्म में लेके आया। ठीक है। तो इथोलॉजी के अंदर ही आता है हमारे सिलेबस में क्या है? सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट। तो सोशल बिहेवियर इंसेक्ट में क्या है कि एक टर्म आता है इयोसोशल। ठीक है। इयोसोशल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईओ वर्ड का मतलब होता है एडवांस्ड। एडवांस्ड यानी कि ईओ सोशल का मतलब क्या हुआ? एडवांस सोशल स्ट्रक्चर। तो एडवांस सोशल स्ट्रक्चर इंसेक्ट्स के किस ग्रुप में पाए जाते हैं? हम बेसिकली हमारे सिलेबस में इंसेक्ट है, इसलिए हम अभी जो है इंसेक्ट के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो इंसेक्ट में किस में पाए जाते हैं? आपको पता है ये इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। ठीक है। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास है इंसेक्टा। क्या है? इंसेक्टा एक क्लास है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। उसमें मेनली दो ग्रुप है, दो उसमें ऑर्डर है जिसमें कि सोशल बिहेवियर मुख्यतः पाया जाता है और ईओ सोशल एनिमल्स पाए जाते हैं। उसमें कौन कौन से दो ऑर्डर हैं? एक है आइसोप्टेरा और दूसरा है हाइमेनोप्टेरा। आइसोप्टेरा का एग्जांपल आप ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? टर्माइट्स। ठीक है। टर्माइट्स में एक सोशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसमें जो लेबर का जो वर्क है, पूरे सोसाइटी का जो वर्क है, वो डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है। इसी मतलब लेबर के डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर किसी काम को हम अगर डिफरेंट इंडिविजुअल में बांट देते हैं, इसी को सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना। तो यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इवॉल्व हुआ है इंसेक्ट्स में, जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो दो ऑर्डर हैं इंसेक्टा के अंदर, आइसोप्टेरा जो कि टर्माइट्स हैं जिसमें, और हाइमेनोप्टेरा में जिसमें कि हनी बीज आते हैं, एपीज। ठीक है। तो हम लोग जो है हमारे सिलेबस में क्या है कि आइसोप्टेरा के बारे में यानी कि टर्माइट्स के बारे में और एपीज के बारे में, उसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। हमें उसमें पता करना है कि उसमें कैसे लेबर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और कौन कौन से इंडिविजुअल जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले, इससे पहले कि सोशल इंसेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़े, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेने चाहिए ईओ सोशल के बारे में। ईओ सोसाइटी किसको कहेंगे, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हम कौन से ऐसे गुण होंगे जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि कोई
ऑर्गेनिज्म जो है वो ईओसोशल है, यानी कि उसके सोसाइटी सिस्टम एडवांस्ड है। वी शुड नो द जनरल कैरेक्टर्स by which we can distinguish, by which we can recognize a society, society in any animal or any insect. So what are the basic characters, what are the basic characteristics of being a society to be called as a eosocial? एक एडवांस सोसाइटी कहने के लिए, एक उम्दा सोसाइटी बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, यानी कि एक ही स्पेसीज में, है ना, एक ही स्पेसीज में अगर डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो ईओसोशल इंसेक्ट या ईओसोशल एनिमल का एक मुख्य कैरेक्टर होगा, है ना। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें हम, अगर और ह्यूमन में अगर हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जब हम ह्यूमन के कल्चर के बारे में, उसके सिविलाइजेशन के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन बाकी अगर एनिमल की जनरल की बात करें, उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं इथोलॉजी, ठीक है। तो इथोलॉजी में ही एक टर्म है ईओसोशल, यानी कि एडवांस सोसाइटी। तो एडवांस सोसाइटी में हम क्या कह रहे हैं, उसके क्या गुण होने चाहिए? पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए उसके अंदर। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया? डिफरेंट फॉर्म्स होने चाहिए। जैसे ह्यूमन में कहते हैं तो मेल फीमेल जो है 2 फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंसेक्ट्स में, जैसे कि अगर हम हनी बी की बात करें तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, है ना। क्वीन होगा, उसके बाद वर्कर्स होंगे और ड्रोन होगा, तो जिसके अलग अलग काम होंगे। तीनों जो फॉर्म है वो एक ही स्पेसिस के हैं, है ना। कोई एपिस एपिस अगर स्पेसिस है, एक इंसेक्ट है जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो एक ही हाइव में या नेस्ट में, एक ही घोंसले में, एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो एक ही टाइम में, एक ही घोंसले के अंदर या एक ही हाइव के अंदर, छत्ते के अंदर वो पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है इसका? दूसरा है सेवरल जनरेशंस इन अ हाइव या नेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो हुआ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, है ना। एक ही टाइम में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक आपका क्वीन है, फिर एक ड्रोन है, एक वर्कर्स है। साथ ही साथ उसमें क्या होगा कि डिफरेंट जनरेशंस ऑफ द स्पेसीज विल बी देयर, ओके। फॉर एग्जांपल देयर विल बी एग्स, देयर विल बी हैज न्यू वंस, देन विल बी एडल्ट। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ life what they go through, their stages of different stages of the insect will be there। एक ही टाइम में एक घोंसले के अंदर और एक छत्ते के अंदर, जो कि हनी बी का होता है, उसके अंदर आपको अंडे भी मिल जाएंगे, अंडे से हैच करते हुए न्यू वंस भी मिल जाएंगे और उसके एडल्ट फॉर्म भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक ईओसोशल होने के लिए ये भी एक मुख्य कैरेक्टर में आता है कि उसमें जो डिफरेंट जनरेशंस के डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस हैं वो भी एक साथ ही पाए जाएंगे, ठीक है। तीसरा है कि वर्कर्स के बारे में। जो ईओसोशल इंसेक्ट्स हैं उसमें वर्कर्स आपको मिलेंगे। ये वर्कर्स क्या होंगे? जनरली ये मुख्य जो आपके से क्लीनिंग हो गया, या फिर नेक्टर का कलेक्शन हो गया, या फिर रियरिंग हो गया, जो न्यू वंस हैं उनके लिए रियरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सारे काम जो है वो वर्कर्स करेंगे, ठीक है। और वर्कर्स जो है वो सेफ्टी और फूड का मतलब खाने का इंतजाम भी करेंगे, ठीक है। आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो ईओसोशल इंसेक्ट में ऐसा देखा गया है कि रिप्रोडक्शन जो है मेनली फोकस्ड होता है एक इंडिविजुअल पे या 2-4 इंडिविजुअल पे। जैसे कि अगर हनी बी की बात करें तो उसमें क्वीन होगी जो कि केवल अंडे देने का काम करेगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव केवल हनी बी होगा, वही लगभग 1000 से 1500 अंडे पर डे के हिसाब से दे सकती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि जो रिप्रोडक्शन का काम है, एग लेइंग का काम है, वो एक ही इंडिविजुअल कर रही है, जो कि
क्या है, क्वीन है, ठीक है। और वर्कर्स जो हो गए वो बाकी जो हाइव है या नेस्ट है उसके सारे जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, चाहे क्लीनिंग हो गया या फूड का हो गया या सेफ्टी का हो गया या नेक्टर कलेक्शन का हो गया, या फिर जो क्वीन है उसके लिए रॉयल जेली का फॉर्मेशन हो गया, ये सारे काम जो है वर्कर्स करेंगे, ठीक है। तो ये तो लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बाकी ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स, यानी कि कितने तरह के इंडिविजुअल्स एक हाइव में या एक नेस्ट में पाए जा सकते हैं। तो जैसे सेवरल जनरेशन इन अ सिंगल हाइव और नेस्ट, एक ही टाइम पे आपको डिफरेंट जनरेशन आपको मिल जाएगा, है ना, कि कोई हैच हो चुका है पिछले जनरेशन का, कोई न्यू जनरेशन का आ गया, हैच होने का यंग वंस है, कोई एडल्ट वंस है। फिर चौथी चीज जो सबसे पहले मैंने बताई थी वो थी पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। स्पेसिस सेम है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है, अगर हम स्पेसिस की बात करें उसमें मेटिंग आपस में हो सकती है। वो स्पेसिस का डेफिनेशन क्या है कि जो वायबल ऑफस्प्रिंग बना सके मेटिंग के बाद, ठीक है, उस ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिस में कहते हैं। तो वो सारे स्पेसिस एक ही हैं, वो वायबल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। अगर हम हनी बी की बात कर रहे हैं मेनली, तो हनी बी में जो है वो आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगे। उसी तरह टर्माइट्स में आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगे, उसमें भी आपको क्वीन मिल जाएगा, किंग मिल जाएगा, उसमें आपको वर्कर्स मिल जाएंगे, आपको उसमें सोल्जर्स मिल जाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनका अलग अलग काम बांट दिया गया है वो पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसमें, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। यू सोसाइटी जो है, जो मैंने कैरेक्टर अभी बताया कि वो पॉलीमॉर्फिक होनी चाहिए, उसके डिफरेंट जनरेशन एक साथ होनी चाहिए, है ना। उसमें वर्कर्स जो होने चाहिए वो लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और एक रिप्रोडक्टिव ग्रुप होगा जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, उसके काम होंगे अंडे देने, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक जनरल कैरेक्टर है ईओ सोसाइटी होने के, ये इंसेक्ट में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है कि इंसेक्ट के बारे में, कि इंसेक्ट में कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं जिससे कि हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ insects which shows eo society which have been evolved to be a super organism, जो कि मैं आगे बताऊंगा सुपर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं वो बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक इंसेक्ट की कॉलोनी के क्या क्या खास बातें होंगी, मुख्य बातें क्या होंगी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एक इंसेक्ट के सोसाइटी की क्या होगी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट सोसाइटी, है ना। इंसेक्ट की सोसाइटी के क्या कैरेक्टर्स होंगे। पहला है पेरेंटल केयर, ठीक है। पेरेंटल केयर क्या हुआ, पेरेंटल केयर तो लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में मिलता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में पेरेंटल केयर ज्यादा इवॉल्व है, वो अपने यंग वंस को फूड, शेल्टर और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं जब तक कि वो एडल्ट ना हो जाए, ठीक है। खास करके वैसे इंसेक्ट जो कि सोशल सिस्टम का निर्माण करते हैं, सोसाइटी फॉर्म करते हैं, ईओ सोशल बिहेवियर शो करते हैं, उसमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। यानी कि पेरेंट्स जो हैं, जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग का ध्यान रखेंगे। जैसे कि हनी बी की बात करें अगर, तो जो एग्स होते हैं उससे जो न्यूवंस हैच होते हैं, तो उनके खाने पीने का सारा जो इंतजाम है वो वर्कर्स करती है, ठीक है। तो वर्कर्स क्या हो, उनके पेरेंट्स हैं, तो उनके जो भी ऑफस्प्रिंग नए आए तो उनको अपने से फूड ढूंढने के बारे में, उनके सेफ्टी के बारे में ये ध्यान नहीं रखते। क्लाइमेट जैसे कि वर्कर्स होते हैं, क्या होता है कि बी हाइव का टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि वो जो न्यू वंस हैं वो सक्सेसफुली डेवलप हो सके एडल्ट में। तो ये सारे जो सुविधाएं प्रोवाइड कराने की बात है, जो कि एडल्ट हैं, जो कि पेरेंट्स हैं, उनसे अपने नए ऑफस्प्रिंग को, उसको पेरेंटल केयर कहते हैं। तो ये आपको मिलेगा ऐसे इंसेक्ट में जो कि सोशल सिस्टम फॉर्म करते हैं। दूसरा, नेस्ट, रिच नेस्ट, उनका जो घोंसला होगा वो काफी रिच होगा, है ना।
उसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी, जैसे कि नेक्टर्स होंगे और हाइव जो होगा काफी स्टेबल होगा। ठीक है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम लोग वर्कर्स की बात करें हनी बी में, या सोल्जर्स की बात करें टर्माइट्स में, तो उसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में एक बिहेवियर देखी जाती है, अल्ट्रुइज्म। ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर देखा जाता है। ये अल्ट्रुइज्म या अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्या है, इसमें क्या है कि एक स्पेसिस में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कोई एक या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, सेक्रीफाइस करके अपनी स्पेसिस की सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज करो कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में से अगर एक आदमी मर जाए और बाकी 3 लोग सरवाइव कर सकें, तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। ये खासकर जैसे कि एक स्टोरी भी इसमें बताई जाती है कि जैसे 4 भाई हैं एक नाव में, अगर नाव डूब रही है और उसमें ऐसा है कि एक भाई अगर नाव से कूद जाए, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, तो बाकी 3 उसके बच सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अगर जेनेटिक सर्वाइबिलिटी की बात करते हैं, इसमें बात करते हैं कि अगर सपोज करिए कि चारों के चारों किसी तरह से डूब जाते, तो उनकी जेनेटिक जो है वो जीन पूल जो है उनका खत्म हो जाता, वो आगे फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर 4 में से एक चला जाता है जिसके कारण 3 बच जाते हैं, एक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, तो जो 3 बचते हैं वो उनका जीन पूल जो है वो तब भी रहेगा, वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में अपने जीन को पास कर सकते हैं। इस तरह से एक स्पेसीज की सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज करता है ये अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। तो आपको जो इयोसोशल इंसेक्ट हैं उसमें अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर भी पाया जाता है। जैसे हनी बी में है जो वर्कर्स स्टिंग है, वो अगर कोई उनके नेस्ट पे अटैक करता है तो वर्कर्स उसको सेव करते हैं, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके भी नेस्ट को सेफ्टी प्रदान करते हैं। उसी तरह से टर्माइट्स में जो सोल्जर्स हैं वो अपने लाइफ को ऑन द स्टेक, दे आर रेडी टू स्टेक देयर लाइफ टू मेक द नेस्ट सेफ, they can fight for their life. Okay, so these are the characters. हमको हमें अंदाजा है कि आपको अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर समझ में आ गया होगा। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर में क्या है कि स्पेसीज का कोई इंडिविजुअल अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है स्पेसीज के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉपुलेशन उनका बड़ा होगा, लार्ज पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे हनी बी में 40 से 50 हजार इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन हो सकते हैं, है ना, तो काफी बड़ी पॉपुलेशन होगी उनकी। तो ये किस में देखा गया है, जो जितने भी इंसेक्ट हैं, जो एडवांस इंसेक्ट है उसमें ये देखा गया है कि उनकी पॉपुलेशन एक हाइव की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा होते हैं। फिर उसमें विजिटर्स होंगे, कुछ जो है विजिटर्स भी होते हैं, जैसे कि एफिड्स हो गया या एंट्स हो गए। तो ये टर्माइट्स का जो नेस्ट होता है उसमें ये लोग आते हैं। उसमें क्या होता है, वो लोग आपस में खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में खाना को शेयर करते हैं। ठीक है। तो कुछ विजिटर्स भी आते हैं नेस्ट में या फिर आपके बीहाइव में। ठीक है। फिर है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं या डिफरेंट जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है किसी हाइव में या नेस्ट में, वो एक साथ रहते हैं। भले ही लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि कुछ को अपने जान पे भी जोखिम डाल के भी काम करना पड़ता है, तब भी वो नेस्ट को छोड़ के नहीं जाते हैं। यानी कि जैसे कि हनी बी की बात करें तो जो क्वीन होता है, क्वीन के प्रति सबका जो है सबमिशन होता है। क्वीन जो है वो फेरोमोन्स छोड़ती है, जिसके कारण कोई दूसरा फीमेल जो है वर्कर वो क्वीन का जगह नहीं ले सकता। एक हाइव में एक ही क्वीन हो सकता है। तो इस तरह से सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जो डिफरेंट फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इंडिविजुअल जो है वो उससे निकल के चले जाएं, ये सारे इंडिविजुअल एक साथ रहेंगे तभी उस हाइव की या नेस्ट की सर्वाइबिलिटी रहेगी। तो ये कोहेसिवनेस यानी कि आपस में इनको जोड़े रहता है। ये कैसे जुड़े रहते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फेरोमोन से करते हैं या डिफरेंट सिग्नल से करते हैं, जैसे कि विगल डांस होता है हनी बीज में। ओके। फिर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन इनके अंदर जो होता है लिबरल होता है, यानी कि फूड जो है सबके लिए अवेलेबल है ना। फूड जो है वर्कर्स
इकट्ठा करेगी और सबको अवेलेबल कराएगी। ठीक है। फिर फार्मिंग है। फार्मिंग यानी कि खेती। टर्माइट्स जो हैं वो खास करके खेती करते हैं। टर्माइट्स या कुछ एंट्स भी होते हैं, जैसे कि लीफ कटिंग इंसेक्ट, लीफ कटिंग एंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो लीफ को काट करके अपने नेस्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है। उसके ऊपर फंगस ग्रो करता है, तो उस फंगस को फिर ये लोग यूज करते हैं। तो वो फंगस की फार्मिंग हो गई एक तरह से। तो बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं, टर्माइट्स में भी फंगस ग्रो करने को पाया गया है। वो भी फंगस को ग्रो करते हैं। सोशल सिस्टम में फार्मिंग का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर है ट्रोफिलैक्सिस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो फूड है, इनका फूड जो ये फॉर्म करते हैं, ये फूड आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉट ओनली एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज बट आल्सो बिटवीन दी स्पेसीज, है ना। तो जब बिटवीन दी स्पेसीज फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फूड की शेयरिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रोफिलैक्सिस कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि कुछ नेक्टार कलेक्ट करके रखा गया है, ठीक है, तो उस पे जैसे कि कुछ एफिड्स होते हैं, है ना। एफिड्स और एंट्स के बीच में ट्रोफिलैक्सिस होती है। एफिड्स क्या करते हैं, कहीं पे नेक्टार कलेक्ट, एफिड्स क्या करते हैं, नेक्टार कलेक्ट करते हैं, और एंट्स क्या करते हैं, उस नेक्टार को फीड करते हैं। तो एंट्स क्या करते हैं, उस तरह से उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, और एफिड्स क्या करते हैं, फूड इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो फूड जो है सबके लिए है। उसी तरह से टर्माइट्स में खास करके देखा गया है, जो फूड इकट्ठा करते हैं वो शेयर करते हैं डिफरेंट स्पीसीज के साथ। तो इस फिनोमेनन को ट्रोफिलैक्सिस कहा गया है। ठीक है। तो ट्रोफिलैक्सिस भी पाया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिकेशन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कम्युनिकेशन। तो जो भी एडवांस सोशल सिस्टम होगा, एडवांस इंसेक्ट्स होंगे, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि एंट्स चलती है तो एक ट्रेल बनता जाता है, लाइन से चलती चली जाती है। तो वो क्या करती है, वो फेरोमोन्स छोड़ती है रास्ते में। तो उस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेट करती है एक दूसरे की, इधर जाना है या इधर नहीं जाना है। या फिर आप देखिए हनी बीज में, हनी बीज जो है, जैसे मैंने बताया कि जो क्वीन होता है, क्वीन जो होती है वो फेरोमोन्स रिलीज करती है ताकि कोई दूसरा फीमेल जो है क्वीन का जगह ना ले सके। ठीक है। उसी तरीके से वो विगल डांस भी करती है। यहाँ तक कि उनके बीच में कोडिंग होती है। इससे वो पता कर सकते हैं, वो एक दूसरे को बता सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे फ्लावर है, ताकि उतने डिस्टेंस से फ्लावर जा करके हम नेक्टर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एडवांस इंसेक्ट्स में या सोशल सिस्टम में आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, जिससे कि आपस में वो इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक टर्म है स्वार्मिंग। ठीक है। स्वार्मिंग यानी कि जब किसी टाइम इंटरवल पे, कुछ टाइम इंटरवल पे जब नेस्ट जो है इतना मेच्योर हो जाता है, या फिर नए नेस्ट, नया घोंसला बनाना है, या टर्माइट्स हैं उनको नई जगह पे कॉलोनी बनानी है, नई जगह पे नेस्ट बनाना है, तो वो क्या करते हैं, स्वार्मिंग करते हैं। उसमें कुछ इंडिविजुअल जो है वो छत्ते से या नेस्ट से बाहर निकलते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों बाहर निकलेंगे। उसके बाद उसमें मीटिंग होगी। ठीक है। इसको न्यूपचल फ्लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूपचल फ्लाइट। न्यूपचल फ्लाइट, न्यूपचल वर्ड जो है वो मैरिज से रिलेटेड है ना। यानी कि मेल फीमेल जो है वो हाइव से या नेस्ट से बाहर निकल करके मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद फिर वो नया हाइव या नया नेस्ट फिर से एस्टेब्लिश करेंगे। तो जब नया हाइव या नया नेस्ट एस्टेब्लिश करना होता है तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, न्यूपचुअल फ्लाइट के लिए जाते हैं या फिर स्वार्मिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे वो जनरल कैरेक्टर्स थे किसी भी इंसेक्ट सोसाइटी के लिए, उसमें ये सब पाए जाएंगे। तो ये आपको अगर किसी इंसेक्ट के बारे में लिखना है ना, किसी जनरल इंसेक्ट के बारे में लिखना है, आप सोसाइटी के बारे में डिस्कस करिए कि तो कैसे डिस्कस करेंगे। पहले तो आप बता सकते हैं, अगर ईओ सोशल के बारे में पूछा है तो ईओ सोशल की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म होगा, जनरल एक ही साथ कई जनरेशंस पाए जाएंगे, वर्कर्स होंगे यानी कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर एक रिप्रोडक्टिव ग्रुप होगा यानी कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होगा जिसका काम रिप्रोडक्शन करना होगा। तो ये ईओ सोसाइटी का जनरल कैरेक्टर हो गया, सब उसके बाद एक कॉमन कैरेक्टर हो गया। फिर मैंने बात करी इंसेक्ट के
सोसाइटी के जनरल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी जो ईओ सोसाइटी है, ईओ सोशल के कैरेक्टर्स जितने थे वो कैरेक्टर्स इसमें भी होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म होगा, जनरेशन कई एक साथ होंगे, फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, अल्ट्रुइज्म होगा इसमें। तो फिर जो उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इसमें पाए जाएंगे, जैसे कि स्वार्मिंग हो गया, है ना। तो स्वार्मिंग इसमें हो रहा है, क्या कहते हैं आपके एपीज में, यानी कि हनीबी में हो रहा है या फिर टर्माइट्स में हो रहा है, ठीक है। कोहेसिवनेस है, वो एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, फार्मिंग है। सारे इंसेक्ट फार्मिंग नहीं करती, सारे सोसाइटी में फार्मिंग नहीं होती, लेकिन टर्माइट्स में फार्मिंग होती है ना। तो उसका ट्रोफिलैक्सिस है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, कि हम फूड का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में बताया। ये सारे जो हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सोशल सिस्टम के बारे में, किसी भी इंसेक्ट के सोशल सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग किसी दो इंसेक्ट के बारे में डिटेल की बात करेंगे कि उसमें क्या सोशल सिस्टम होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि हम लोगों के सिलेबस में दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बारे में मेनली हम लोगों को पढ़ना है। एक है हनी बीज के बारे में, एपिस के बारे में, एपिस डोमेस्टिका स्पेसीज है, एपिस स्पेसीज है। उसी तरह से टर्माइट्स के बारे में पढ़ना है। तो जो हनी बी है, एक हनी बी के हाइव में, एक छत्ते में जो है वो जनरेशंस पाए जाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाएगा। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे आपका, उसमें हनी बी के हाइव में, हनी बी के बारे में बात करें तो उसमें आपका पाया जाएगा क्वीन, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्वीन पाया जाएगा उसमें। तो क्वीन क्या है, डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल, ओके। क्वीन जो होती है डिप्लॉयड होगी, यानी कि हेप्लॉइड डिप्लॉयड आप लोग जानते होंगे। सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड होगा और साथ ही साथ ये फर्टाइल भी होगा, यानी कि ये एग लेइंग कर सकता है और एग लेइंग करके न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, और जाहिर सी बात है ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद इसके जो ओविपोजिटर होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, जो भी एग लेइंग इंसेक्ट होते हैं उसमें ओविपोजिटर होता है। तो जो क्वीन के ओविपोजिटर होगा वो मॉडिफाइड होगा स्ट्रिंग में, ठीक है। लेकिन क्वीन जो है स्ट्रिंग का प्रयोग केवल दूसरे क्वीन के खिलाफ करती है। जैसे वर्कर्स हैं, वर्कर्स जो हैं वो किसी के खिलाफ स्ट्रिंग यूज कर सकती है, लेकिन जो क्वीन होते हैं वो स्ट्रिंग जो है किसी दूसरे क्वीन के खिलाफ ही स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो इनका जो ओविपोजिटर होता है वो स्ट्रिंग में मॉडिफाइड होता है, ठीक है। ये रोजाना डेली 1000 से 1500 एग्स ले कर सकते हैं। 1000 से 1500 तक के अंडे ये रोज दे सकती है क्वीन जो है आपकी, ठीक है। इन अंडों में से जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे, है ना, जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो बनेंगे फीमेल, जो फर्टिलाइज होंगे। और जो फर्टिलाइज नहीं होंगे, हाँ, ये फर्टिलाइज होंगे तो वो फीमेल होंगे, जो फर्टिलाइज नहीं होंगे वो बनेंगे मेल। तो जो फर्टिलाइज होता है उसी में आपका क्वीन या फिर वर्कर बनेंगे। जो अनफर्टिलाइज होगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें से वो बनेंगे ड्रोन्स, ठीक है। तो ये तो आपका क्वीन होगा। और इनकी साइज के बारे में अगर हम डायग्राम से उसके बात करें तो क्वीन की साइज जो होगी सबसे बड़ी होगी, क्वीन की साइज जो होगी काफी बड़ी होगी, ठीक है। क्वीन की साइज जो होगी काफी बड़ी होगी। उसके बाद साइज आएगी आपके वर्कर्स की, और फिर आएगी ड्रोन की। ड्रोन की साइज सबसे छोटी होगी। क्वीन के बाद आएगा वर्कर्स। वर्कर्स जो होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे, ठीक है, डिप्लॉयड होंगे, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे,
ठीक है, स्टेराइल फीमेल होंगे ये, ठीक है। वर्कर्स क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, स्टेराइल होंगे और फीमेल होंगे। ये स्टेराइल कैसे होते हैं, जो फेरोमोन्स रिलीज करती है आपका क्वीन, उस फेरोमोन के कारण बाकी जो फीमेल्स हैं, है तो डिप्लॉयड, वो भी क्वीन बन सकते हैं, उनके पूरी जेनेटिक में कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो स्टेराइल होते हैं। क्यों, क्योंकि फेरोमोन्स रिलीज करती है क्वीन ऐसा, जिसके इफेक्ट से बाकी जो फीमेल्स होते हैं, वो जो कि वर्कर्स कहे जाते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो फंक्शंस होंगे, जो भी काम होगा, है ना, क्लीनिंग से लेकर के फूड कलेक्शन से लेकर सेफ्टी, रॉयल जेली का फॉर्मेशन, नेक्टर कलेक्शन, और ये जो न्यू वंस हैं उनके रेयरिंग की बात करें, उनको फूड प्रोवाइड करना, ये सारे काम जो होंगे वो वर्कर्स के होंगे। वर्कर्स भी अलग कई ग्रुप में बांटे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेइंग, तो ये जो लेइंग वर्कर्स होंगे वो क्वीन को एग लेइंग के टाइम में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग लेइंग के डिस्ट्रीब्यूशन में, एक जगह पे एग लेइंग हुआ तो अंडे को अलग जगह पे रखना है, तो वो लेइंग वर्कर्स कहे जाते हैं, ठीक है। फिर होंगे नर्स। नर्स जो होगी वो जो एग्स होंगे उनके देखभाल करेंगे, ठीक है, उनको देखभाल करेंगे, जो न्यू वंस होंगे उनके लिए फूड प्रोवाइड कराएंगे, तो उनको नर्स वर्कर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउस वर्कर्स होंगे, हाउस कीपर, यानी कि ये काम करेंगे क्या, क्लीननेस का, जैसे कि कोई वर्कर मर गया या कोई अंडा ही खराब हो गया, तो ये सारी चीज निकाल के नेस्ट से बाहर निकालना है, सफाई रखनी है, ताकि उस पर फंगस ग्रो ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, पूरे हाइव को जो है वो क्लीन रखना है। तो ये काम जो है हाउस कीपिंग वर्कर्स का होगा, ठीक है। फिर है लास्ट में फील्ड वर्कर्स। तो फील्ड वर्कर्स का काम क्या हो सकता है, ये होगा कि नेक्टर को या पोलिन ग्रेन को कलेक्ट करना, ठीक है। ये फील्ड में जाएंगे, फ्लावर को ढूंढेंगे और उनसे नेक्टर और पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करेंगे। तो जो काम है, डिफरेंट काम, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के बीच में भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स होंगे, कुछ के काम क्या होंगे, एग लेइंग के टाइम में होंगे, वो जो क्वीन को हेल्प करेंगे। कुछ क्या होंगे, जो नर्स का काम करेंगे, जो यंग वंस होंगे उनको फीडिंग करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, ठीक है। कुछ क्या होंगे, हाउस कीपिंग होंगे, यानी कि साफ सफाई का काम करना है, ठीक है। कुछ जो होंगे फील्ड होंगे, यानी कि फील्ड में जाकर उनको फूड यानी कि नेक्टर और पोलन ग्रेन कलेक्ट करना है, ठीक है। आखिरी पॉपुलेशन होगा ड्रोन। ड्रोन का, ठीक है। तो ड्रोन जो होंगे क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे, ये डिप्लॉयड नहीं होंगे, हेप्लॉइड होंगे, फर्टाइल होंगे और ये मेल होगा, ठीक है। तो वर्कर्स ड्रोन्स क्या होंगे आपके, हेप्लॉइड होंगे, फर्टाइल होंगे और मेल होंगे। वर्कर्स कह रहा हूं, ड्रोन्स जो हैं आपके, ये कभी काफी नॉइजी होते हैं, यानी कि ये काफी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि साइज की बात करें अगर, तो साइज में मैंने वर्कर को बीच का बताया था, यानी कि क्वीन के बाद वर्कर और फिर ड्रोन, लेकिन मैंने गलत बताया था। इसमें क्या है कि वर्कर्स जो होंगे सबसे छोटे होंगे, क्वीन के बाद ड्रोन की साइज होगी, उसके बाद वर्कर की साइज होगी, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें स्टिंग नहीं होगा, ये स्टिंगलेस होगी। क्यों, क्योंकि इसमें ओविपोजिटर नहीं होगा, ये मेल है तो ये अंडे दे नहीं सकता, तो ओविपोजिटर नहीं है, तो ओविपोजिटर नहीं है तो ये ओविपोजिटर ही स्टिंग में मॉडिफाई हुआ है। तो जब ओविपोजिटर नहीं है तो मॉडिफाइड नहीं है, तो ये स्टिंगलेस है, ये स्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। इनका डेवलपमेंट जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से होता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में आपको मैं मोटा मोटी बताता हूँ। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमेट फीमेल गेमेट फॉर्म होता है, ठीक है। फिर मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज होता है, जिससे जायगोट फॉर्म होता है। वो जायगोट जो है फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फिर फिटल डेवलपमेंट होकर के एडल्ट बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो
गैमेट है उसको फर्टिलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। वो गैमेट जो है, जो फीमेल गैमेट है, वो अपने आप में ही इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से यानी कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो जब गैमेट, दो गैमेट मिलेंगे तभी तो उनकी जो हेप्लॉइडी है मिल करके डिप्लॉइडी बनेगी। तो ये डिप्लॉइड नहीं हो पाए हैं, इस कारण से ये फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, इस कारण से ये क्या है, आपका हेप्लॉइड है ना। बाकी जो आपकी क्वीन है या वर्कर्स हैं वो फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो जायगोट बना है उससे इंडिविजुअल बना है, इसलिए वो डिप्लॉइड है। और ये अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप हुए हैं, उसे पार्थेनोजेनेसिस जिसको कहते हैं, तो इसलिए ये हेप्लॉइड है। आपको पार्थेनोजेनेसिस के बारे में डिटेल में आपको किसी दूसरे क्लास में बता दूंगा। अब हम लोग टर्माइट्स के सोसाइटी के बारे में भी मोटा मोटी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि क्वीन, हमने बताया कि जो हनी बी के सोसाइटी सिस्टम में क्या था, क्वीन था, वर्कर था और ड्रोन था। उसी तरीके से लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके टर्माइट्स में। टर्माइट्स में जो कास्ट सिस्टम होंगे, टर्माइट्स में क्या होगा, कास्ट सिस्टम होगा। इसमें कास्ट सिस्टम में तीन चीजें होंगी मेनली, है ना। पहला तो होगा रिप्रोडक्टिव, है ना। दूसरा होगा वर्कर और एक होगा सोल्जर। तो अगर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो हनी बी के हाइव में तीन ही फॉर्म प्रेजेंट हैं, लेकिन टर्माइट्स के हाइव में फॉर्म, नंबर ऑफ जो फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा है ना। इसमें जो रिप्रोडक्टिव्स होंगे, फिर कुछ वर्कर्स होंगे और सोल्जर्स होंगे। रिप्रोडक्टिव्स में जो होंगे आपके, अगर रिप्रोडक्टिव्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव्स में होगा आपका एलेट्स। ठीक है, एलेट्स होंगे जो कि एलेट्स जो होंगे वो विंग्ड होंगे, इसमें विंग होगा। ठीक है, और ये यंग होंगे। ठीक है, और इनका काम होगा न्यू कॉलोनी फॉर्म करना, ये नई कॉलोनी बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डी एलेट्स। जब इनमें विंग्स जो है खत्म हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको डी एलेट्स कहते हैं। ये सारे जो मैंने जैसे बताया कि टर्माइट्स में आपका कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में क्या है, रिप्रोडक्टिव्स हैं, वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं। रिप्रोडक्टिव्स में भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एलेट्स हैं जिनका विंग्स होगा, वो यंग वंस होंगे, इनका काम होगा न्यू कॉलोनी फॉर्म करना। उसी तरह डी एलेट्स, जब उनके पंख गिर जाएंगे तो उसको डी एलेट्स कहते हैं। बाकी आपको कैरेक्टर सेम मिलेगा, वही उसी तरह से होंगे। फिर आपका होगा क्वीन एंड किंग। क्वीन एंड किंग होगा, इनका काम होगा अंडे देना। ठीक है, ये 100,000 से लगभग 1000 एग्स, ठीक है, 1000 अंडे पर डे ये दे सकते हैं। उसके बाद होगा न्यू टेनिस। ठीक है, न्यू टेनिस होंगे। न्यू टेनिस का क्या काम होगा, ये क्वीन की सहायता करेंगे, क्वीन के हेल्पर होंगे। ठीक है, तो ये जो चार फॉर्म्स हैं, है ना, यानी कि एलेट्स जिनको विंग्स होगा, न्यू कॉलोनी फॉर्म करेंगे, डी एलेट्स जिनको विंग्सलेस होगा, ठीक है, फिर किंग क्वीन होगा जो कि जिनका काम एग लेइंग होगा, फिर न्यू टेनिस होंगे जिनका काम होगा क्वीन को हेल्प करना, जो एग लेइंग वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ये जो डिफरेंट चार ग्रुप हैं, चार फॉर्म्स हैं, ये आएंगे आपके रिप्रोडक्टिव्स के अंदर। ठीक है, फिर आपका वर्कर्स होगा। ये वर्कर्स भी उसी तरीके होंगे जैसे कि हनी बी में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये स्ट्राइल होंगे, विंगलेस होंगे, इसमें विंग नहीं होगा। जो
टर्माइट्स के वर्कर्स होंगे वो स्टेराइल होंगे, विंगलेस होंगे। ये ब्लाइंड भी होते हैं, ये देख नहीं सकते, ये अनपिगमेंटेड होते हैं, यानी कि इनका जो क्यूटिकल है वो पिगमेंटेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है वो कन्फाइंड रहते हैं किसी जो जो नेस्ट होता है, नेस्ट का जो इनर पार्ट होता है उसमें ही ये कन्फाइंड रहते हैं। वर्कर का काम जो है वो, जैसे कि हनी बी में था, जो वर्कर्स थे उनका घर का काम और बाहर का काम दोनों वर्कर्स ही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या, वर्कर का काम जो है वो घर के अंदर है, वो जो होंगे आपका स्ट्राइल होंगे, विंगलेस होंगे, ब्लाइंड भी होंगे और कन्फाइंड होंगे किसी नेस्ट के अंदर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ये बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर का काम यहाँ पे कौन करता है, सोल्जर्स करता है टर्माइट्स में, ठीक है। अंदर का काम जो है वो सारा जो है वर्कर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइफ जो है, अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो जो किंग और क्वीन था टर्माइट्स के, उसके लाइफ लगभग 50 ईयर्स तक जा सकते हैं। लेकिन यही जो वर्कर्स हैं इनकी लाइफ जो है वो 1 से 2 साल ही हो सकती है, ठीक है। फिर आखिरी ग्रुप जो है इनका आपका सोल्जर्स है, ठीक है। सोल्जर्स का काम क्या होगा, जाहिर सी बात है डिफेंस का काम होगा, डिफेंस एंड ऑफेंस का काम होगा। नेक्स्ट में जो भी इंट्रूडर्स होंगे उनको भगाने का काम जो है सोल्जर का काम होगा। तो सोल्जर जो होगा अपने काम के अनुसार क्या होगा, इसकी बॉडी रोबस्ट होगी, ठीक है। और इसके जॉज जो होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, रोबस्ट बॉडी होगी, स्ट्रॉन्ग जॉज स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। इनके जो जबड़े होंगे वो मजबूत होंगे ताकि ये लड़ सके अपने दुश्मनों से। दूसरे नेस्ट, जैसे मान लीजिए टर्माइट का दूसरा नेस्ट से कोई इंडिविजुअल है वो इन्वेट कर रहा है तो उनसे लड़ना है, या कोई दूसरी स्पीसीज एंट्स है वो जा रही है इंट्रूड कर रही है तो उनसे लड़ना है, ठीक है। तो जिनके साथ इनका फ्रेंडली बिहेवियर होता है उसी को केवल अंदर आने देते हैं, उन्हीं के साथ ये ट्रोफोलैक्सिस शो करते हैं। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जो कि इनके लिए चैलेंज हैं, इनके सर्वाइवल को घटाते हैं, वैसे उन ऑर्गेनिजम्स को सोल्जर्स जो है वो मार भगाता है, ठीक है। साथ ही साथ सोल्जर के हेड पे एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करने का ग्लैंड होता है, ठीक है। उससे वो क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेलेंट होता है वो, ठीक है। तो सोल्जर्स जो होंगे उनके हेड पे रिपेलेंट सिक्रेट होगा, उससे क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको रिपेल करेंगे। रिपेलेंट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। रिपेलेंट का मतलब होगा कि कोई ऐसी चीज जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिपेल करे, यानी कि उसके लिए वो अनप्लेजेंट हो, है ना। वो अनप्लेजेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो उसके लिए पॉइजनस हो सकता है, कई बार पॉइजनस होता है, या कई बार उसके लिए इरिटेटिंग होता है ना, या कई बार वो ट्रैप होता है ऐसा कि वो फंस जाते हैं तो इसके कारण वो फिर वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है रिपेलेंट का, ठीक है। रिपेलेंट के बारे में भी आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे या पढ़ सकते हो, ठीक है। और इनकी जो सोल्जर्स की भी उम्र जो होगी वो लगभग वही होगी जो वर्कर्स की होगी, 1 से 2 साल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस किया सोशल सिस्टम के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया इथोलॉजी के बारे में कि इथोलॉजी क्या है। इथोलॉजी है कि हम बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिकली जब किसी के बिहेवियर वो कैसे अपने डेली लाइफ में कैसे वो रह रहा है, क्या वो क्या कर रहा है, मेटिंग उसमें कैसे हो रही है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, आपस में वो कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें लैंग्वेज कैसे है, कम्युनिकेशन वो कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं ना तो उसको हम इथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इथोलॉजी में ही हमें पढ़ना है सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट्स। तो सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट्स में कुछ जो है इंसेक्ट्स जो है ईओ सोशल कहलाते हैं, यानी कि एडवांस सोसाइटी वाले इंसेक्ट कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया उसमें एग्जांपल्स आपका क्या हो गया, आपके टर्माइट्स और हनी बीज हो गए। टर्माइट्स जो है वो आपका आइसोप्टेरा आउटर में आया, और हनी बीज जो होंगे आपके हाइमेनोप्टेरा आउटर में आए, जो कि इंसेक्टा क्लास में फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ना है। उसमें हमने डिस्कस किया ईओ सोशल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि ईओ सोसाइटी किसको कहेंगे, क्या कैरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट जनरेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन वर्कर्स वगैरह, देन रिप्रोडक्टिव्स होंगे उसमें, ठीक है। तो ये कॉमन कैरेक्टर्स
के साथ साथ हमने जो स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं, स्पेसिफिक उसके पॉपुलेशन का मेकअप जो है टर्माइट का और हनी बी का हमने आज डिस्कस किया। तो अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।